उन्होंने मना कर दिया हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो प्रोसीजर कैंसिल हो गया। उन्होंने दूसरे के लिए अप्लाई किया, फिर दूसरे में ही प्रोसीजर है। किसी को छोटा बच्चा चाहिए, छोटा बच्चा बड़ा मिलेगा बड़े रूप में ही, सर पैसा दे के सर होता तो होगा बहुत कम। आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो गया ना, मतलब अभी भी जो एडॉप्शन का जो केस है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कम डाला गया है, इसलिए फाइलिंग प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। और इसमें इसीलिए 99% केस की मैं बात बता रहा हूँ कि जो फैमिली वाले होते हैं वो छोड़ देते हैं कि हमें बच्चा चाहिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन इजीली कैसे हो जाता है, जैसे कि मान लो आप कोई दोस्ती यारी है आपकी किसी से, ठीक है, या कोई आपके सगे संबंधी है, आप कहते हो भाई ये वाला बच्चा हमें दे दो अपना, ठीक है, तो वो आप उसका बच्चा ले लेते हो। अब उसके आप दो प्रोसीजर है कि आप कोर्ट में जाकर लिखवा लो, उससे एफिडेविट ले लो, ओथ कमीशन के बाद जाकर करवा लो, वो आप प्रोसीजर कर लेते हो, वो थोड़ा ईजी पड़ जाता है। तो लोग बाग जो सरकार से बच्चा अडॉप्ट करते हैं उसको ईजी ना करके पड़ोसी या कोई भाई बंधु या कोई सगे संबंधी से बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन देखो सरकार भी इसमें मजबूरी है कि भाई कोई बच्चा है और कोई विदेशी जोड़ा कोई भी आया XYZ और वो बच्चे को अडॉप्ट कर ले गया, उन्होंने क्या किया, भाई आयो आप लेके जाओ, और उन्होंने जाकर हाथ पैर तोड़ कर भीख मंगवाने में लगवा दिया। जैसे किसी गलत धंधे में कुछ भी कर सकता है, उसके बाद उसकी किडनी विडनी निकाल के बेच डाली उनने, कुछ भी कर सकता है वो। तो रिस्क है सरकार के ऊपर भी, तो सरकार को भी इसमें सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अडॉप्शन का केस भी इसमें आता है। अडॉप्शन के बाद एक चीज़ आती है, इसे हम बोलते हैं एलिमनी। ये एलिमनी क्या है, जिसे आप बोलते हो गुजारा भत्ता, कई रूप में इसे मेंटेनेंस भी बोलते हैं। मेंटेनेंस यानी कि जब किसी का तलाक हो जाता है तो उस वुमेन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो तो जो हस्बैंड होता है वो उसे गुजारा भत्ता देता है कि हाँ भाई हम आपको महीने का इतना खर्चा देंगे जिससे कि आपका जो जीवन है वो सही से चल सके, ठीक है। और ये कोर्ट डिसाइड कर देती है कि आप कितना उसको दोगे। क्या? बिल्कुल, जब तलाक होगा तो तलाक में जो हिस्से में पुरुष की प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा महिला को मिलेगा, ये कंपलसरी हो चुका है, मिलेगा ही मिलेगा, इसमें आप मना नहीं कर सकते। लड़की के पास कुछ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की के नाम पे कुछ ना हो, लड़की के नाम पे नहीं है। ऐसा देखो सुनो, नाम पे उसके भले ही नहीं है, लेकिन जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो तो लड़के को मिलने वाली है ना। तो देखो आपकी हुई नहीं है, ठीक है, आपकी हुई नहीं है, लेकिन वो जो लड़की आई है वो उस घर की पूरे घर की बहू है। और अगर पेरेंट से बेदखल कर दें तो लेकिन वो केस से पहले बेदखल किया हो, केस के बाद बेदखल नहीं चलेगा। जो डिबार होता है ना, अगर मान लो कि आपको लगा और आपने डिबार पहले करवा लिया, ठीक है, कि आपने पहले करवा लिया और उसके कुछ महीने बाद जाकर केस डला, ठीक है, तो आपको बेदखल पहले कर दिया गया है, उसके बाद आपका प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होता क्योंकि आप बेदखल कर दिए गए। लेकिन आपको ये बात, मतलब शादी से पहले बेदखल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद शादी के बाद भी हो सकता है, लेकिन केस से पहले होना चाहिए, केस से पहले होना चाहिए। लेकिन बेदखल का मतलब ये होता है कि जब बेदखल कर देगा तो आपकी हर चीज़ अलग हो जानी चाहिए, आपका एड्रेस अलग, आपका जो होता है कि हम नाम के लिए बेदखल हो गए, उसी घर में रह रहे हैं, हमारा राशन कार्ड वोटर ID सब कुछ उसी एड्रेस चले, वो सब नहीं होगा। आप उन सब डॉक्यूमेंट को अलग करवा लो, वो होगा बेदखल असल में। लो हैं तुरंत छोड़ना जाएगा एड्रेस, तो टाइम तो लगता है ना, तभी तो सरकार ने बोला कि टाइम लो, समझे। इसी क्योंकि बड़े लोग चालू होते हैं। और बेदखल जो डिबार होता है, डिबार ऐसा नहीं कि आप, कुछ लोग होते हैं बड़ी जल्दबाजी में करते हैं, SDM के पास गए फटाफट डिबार करवा लिया अपना, ऐसा नहीं होता। कोर्ट में जाओ, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, न्यूज़पेपर में निकलवाना पड़ता है, ऐड छपवाना पड़ता है, उसके बाद आप मानते जब कोर्ट करते हैं हाँ आपको बेदखल किया गया इजाज़त से, फिर आपको कोई हक नहीं बनता उस पर। हाँ आपके माता पिता की मर्जी है कि आपको वापस वो प्रॉपर्टी देना चाहो दे सकते हैं, लेकिन आप उस पर लीगली एक्शन नहीं लिवा सकते कि आप जाओ तो उस पर। और मेंटेनेंस का जो मतलब है, एलिमनी और मेंटेनेंस का जो मतलब है, यहाँ पे यही नहीं है कि केवल लड़की को मिलेगा। मान लो कि आपके माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है, ये 60 साल की उनकी उम्र हो गई और अब उनकी कमाने वाली स्थिति नहीं रही, उनको लगता है कि हमारा बच्चा अब हमारा खर्चा उठाए, और बच्चा हो गया हरामखोर, बच्चा कहता है भाड़ में बुढ़ाऊ, ठीक है, तो उनको कोर्ट ने अधिकार दिया है कि आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस यानी अपना गुजारा भत्ता लेने के लिए वैलिड हो, और कोर्ट उस केस में भी उनको मेंटेनेंस का हक दे सकता है कि आप। तो इसमें क्या किया जाएगा, उस जो इंसान है उसकी सैलरी देखी जाएगी कि कितनी उसकी सैलरी होती है, उस सैलरी का एक छोटा हिस्सा और उसके माता पिता को देने के लिए कोर्ट ऑर्डर करेगी, आप हर महीने इतना पैसा इनको दोगे, ये कोर्ट ऑर्डर करेगी, उसको भी मेंटेनेंस बोलते हैं। सर लड़कों को भी मिलता है, एक बात हैं
सर जैसे लड़कियों को मिलता है, हाँ। लड़कों को भी मिलता है। लड़कों को नहीं मिलता। लड़कों को ये छूट मिल जाती है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है और तब डिस्प्यूट होता है, क्योंकि वाइफ वर्किंग है, वो फाइनेंशियल स्टेबल है, तो दोनों केस में फिर गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़की भी अपना कमा सकती है और लड़का भी अपना कमा सकता और है। वो प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी वाला क्या, वो तो कंपलसरी है। अगर डी बार पहले ना किया गया तो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो कंपलसरी है। अब इसमें क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दे करके उतने अमाउंट का पैसे दे दो, काम खत्म। सर अगर मैरिज सर्टिफिकेट ना हो कपल के पास, देखो मैरिज सर्टिफिकेट, मान लो कि आपने शादी की, शादी करने के बाद आप किसी भी धर्म किसी भी रिवाज से शादी करते हो, सरकार ये कहती है कि अगर आपने वो शादी से, मैंने बताया ना 21 दिन वाला प्रोसेस होता है ना, इलीगल मैरिज हो जाती है, वो आप लिव इन में रह रहे हो उस तरह से, ठीक है। तो अगर आपने मैरिज को रजिस्टर करवा लिया और मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिल गया और उसके बाद कोई आपकी शादी में डिस्प्यूट आया और फिर मान लो लड़की ने क्लेम किया कि मैंने इतना लाख लगाया शादी में और इतने का ये सामान था उतने का सामान था, तो जहाँ मैरिज रजिस्टर्ड होती है उसमें केवल उसके कह देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। तब उसे हर चीज़ का बिल देना पड़ेगा, ठीक है, और वो पक्का बिल होना चाहिए। मान लो उसने वो कहते हैं कि मैंने एक ये क्या कहते हैं वो दिया, कि मैंने फ्रिज दिया, टीवी दिया, ऐसे छोटे मोटे जो इसेंशियल आइटम है तो वो दिया, तो कहते हैं आपने दिया, ठीक है, बिल लाओ। अगर पक्का बिल है तो इसको वो रिफंड मिलेगा, पक्का बिल नहीं है तो रिफंड नहीं मिलेगा, ये समझ लो पहले। और सर अगर इसलिए कोशिश करता है इंसान कि मैरिज को रजिस्टर्ड किया जाए, ठीक है। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप समाज की नज़रों में मैरिड हो, ठीक है, और आपका जो विवाद है वो आपसी विवाद है, ठीक है, और आपसी विवाद के केस में आपको एक सिंपल छूट दी जाती है कि भाई ठीक है, आप आए हो कोर्ट में और कोर्ट, आपने बोला कोर्ट से 15 लाख का खर्चा हो गया और कोर्ट भी समझता है कि 15 लाख खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ, कहता लाओ बिल लाओ, जो भी वो मांग ले आपसे, देना दो वरना मत दो। लेकिन एक सेटलमेंट हो जाता है उसमें कि हाँ भी आप सेटलमेंट कर लो, कितने में आप देना चाहते हो, कितने में आप एग्री होते हो। एक सेकंड रुकना, चलो कट गया। तो एक सेटलमेंट वहाँ पर हो जाता है कि भाई सेटलमेंट आपका हो जाए तो उसमें काम चल जाता है। सर अभी आपने कहा ना कि अगर 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आप एक तरीके से लिव इन में रह रहे हो कानून के साथ, हाँ, तो फिर सर उसमें तो तलाक ले ही नहीं सकते, लिव इन में रह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, देखो क्योंकि समाज आपको शायद जानता है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है, अभी मैं इसमें पढ़ाऊंगा, जो क्रिमिनल ये आएगा ना आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ना है, उसमें हमें हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ना है, स्पेशल मैरिज एक्ट भी पढ़ना है, साथ में आपका जो ये मुस्लिम मैरिज एक्ट भी पढ़ना है, सारे पढ़ने हैं हमें उसमें। तो हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर आपने हिंदू प्रथा से शादी की है समाज के तौर पे, ठीक है, तो आप शादीशुदा माने जाते हो, लेकिन समाज के तौर पे कानून ये कहता है कि कानूनन तौर पे आप उस शादी को रजिस्टर्ड करवाओ, ठीक है। और इसकी जरूरत कहाँ आपको दिखती है, जैसे कि मान लो आपको कहीं विदेश जाना हुआ तो वहाँ पे इनको मान्यता नहीं मिलेगी, वहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट चलते हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जिस शादी को अप्रूव करे, ठीक है। अगर ऐसे ही होता तो फिर कोर्ट मैरिज तो इनवैलिड हो जाती, और जो हिंदू फेरे वाली होती शादी वही वैलिड होती केवल, समझ रहे हो। तो आप किसी भी संस्था, लाइक आप आर्य समाज में गए तो आर्य समाज से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप बुद्ध समाज में गए तो वहाँ बौद्धिस्ट धर्म जो था बुद्ध धर्म का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आप चर्च में जाओगे तो उनका मिलेगा। सबका अपना अपना प्रोसीजर होता है शादी करने का। भाई एक जगह तो आप फेरे लेके शादी कर रहे हो, मंगलसूत्र बांध रहे हो, एक जगह तो आपने एक रिंग पहनाई, किस किया, शादी हो गई, वाहेगुरु के सामने आपने प्रार्थना करी, शादी हो गई। और या फिर आपने दूसरी जगह पे होता ना कि कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार बोला, और क्या पता आप गुंग गई हो तो कैसे बोल पाओगे, ठीक है। और वो बोला, अब ये डिपेंड करता ना कि आप जो करो वो नहीं कर रहे हो तो क्या शादी हो जाएगी। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप समझ के आ रहे हो उसको। अब सोचो कि वो कहते हैं भाई मैं तो गुंगे, मेरी जगह पे ये बोलेगा, ये बोलेगी, उसने बोला तो उसकी हो गई, ठीक है। तो ये तो बड़ा, और जिसने किसी को तलाक बोलने वाला हुआ तो और मुसीबत है गुंगी को। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये कानून इसलिए बनाया गया भैया कि कोई समस्या ना आए, और इसी चीज़ को इक्वल करने के लिए ये मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल की, सबको इक्वलिटी में लेके आओ। आज तक हमारे देश में ये इक्वलिटी में नहीं आया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं समझना है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ रहे हैं तो हम ये कह दें कि भाई इसके बाद में शादी भी केवल एक ही तरीके से होंगे, ऐसा नहीं है। शादी चाहे आप जिस तरीके से करो, ठीक है, लेकिन तलाक का तरीका एक होगा, तलाक का तरीका एक ही होगा कि आपको कोर्ट आना पड़ेगा और तलाक लेना पड़ेगा,
ठीक है। सर लेकिन तलाक वो तो खत्म ही कर देना, मैं ट्रिपल तलाक अब बचा ही क्या, तलाक तो वैसे भी कोर्ट से मिल रहा है। अभी जो ट्रिपल तलाक ख़त्म किया गया है, ठीक है, ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद में बहुत सारे समुदाय ऐसे जो इसमें लगे पड़े हैं अभी, ठीक। और दूसरी बात कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बनाना है, सबसे ज़्यादा तो यही लोग चलते हैं नहीं ठीक है वो करते हैं, लेकिन और भी तो प्रॉब्लम इसमें है। अभी पूरे मुद्दा समझेंगे ना इसमें तो और क्लियरिटी बनेगी, ठीक है। समझो अभी चीज़ को, ये कह रहा हूँ ना 7-8 घंटे का मुद्दा चलेगा, ठीक है। तो समझो अभी तो सिविल और इसी दोनों शब्दों पर अटके पड़े, अभी तो हम इसी पर अटके पड़े, तो यहाँ भी नहीं आया अभी तो हम, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या आएगा सिविल के अंदर, एक आता है इसमें इनहेरिटेंस शब्द पढ़ा हुआ है ना मैंने, इनहेरिटेंस इकोनॉमिक्स में। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी। और एक इनहेरिटेंस का ही दूसरा शब्द चलता है, इसको बोलते हैं सक्सेशन, सक्सेशन, ठीक है, SUCCESSION, सक्सेशन, ठीक है। क्या उत्तराधिकार, यानी कि आप इसके उत्तराधिकारी बन गए। तो ऐसे जितने भी मामले होते हैं सबके सब मामले फैमिली में आते हैं, फैमिली कोड में या फैमिली प्रोसीजर में, ठीक है। और फैमिली के बाद जो अगला मुद्दा बनता है वो बनता है जाकर के प्रॉपर्टी का। सर ये बारिश में होगा ना, मतलब जो प्रॉपर्टी वारिस, उत्तराधिकारी वारिस को बोलते हैं। इसका अगला मुद्दा कौन होता है, प्रॉपर्टी का। यानी सिविल कोड के सब्सटेंसिव में प्रॉपर्टी भी एक समस्या लेकर के आती है। और प्रॉपर्टी आप जानते हो कि भाई प्रॉपर्टी किसी को देना, किसी को लेना, या किसकी ज़मीन किसको मिलेगी, कितनी किसकी ज़मीन है, ये सारे मुद्दे इसमें आते रहते हैं। किसी ने प्रॉपर्टी के लिए किसी का मर्डर करना है, कुछ करना है, कोई किसी को सुना रहा है, ठीक। तो प्रॉपर्टी के साथ में एक शब्द और जुड़ता है इसमें, जिसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। समझते हो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या वो वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही है। यानी कि आपसे समझौता, और आपसे समझौता किसी भी रूप में हो सकता है। वो हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट में कैसे होगा, एज्यूम करो कि आप सब कल को IAS ऑफिसर बन गए, ठीक है। और IAS ऑफिसर बनने के बाद अब आप ऐसे नहीं कि अपनी वजह से कुछ भी कर सकते हो ना, आपके बीच में और भारत सरकार के बीच में अब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। भारत सरकार कुछ आपके ऊपर लिमिटेशन लगाएगी। भारत सरकार कहेगी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कि आप अपना बिना वजह में ढिंढोरा नहीं पीट सकते कि मोहल्ले में खड़े होकर ढोल डाले गले में लगे पड़े हो, वो नहीं करोगे आप, ठीक है। आप गली नुक्कड़ पे कहीं चाय वाय पीते नजर नहीं आने चाहिए हमें, ठीक है। आप एक क्लास मेंटेन करोगे, बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारे आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। आप बोला हम अपने प्राइवेट कॉन्टैक्ट को दें, बोला अच्छा हमें पता होना चाहिए आप किन से बात करते हो। कोई नया इंसान आपके जुड़ रहा है तो क्यों जुड़ रहा है उसका हमें पता होना चाहिए। आप एक IAS ऑफिसर बनते हो तो ऐसा लगता है आपको कि भाई आप किसी बंदिश में जा रहे हो, बंध चुके हो, ठीक है। हर बात आप जैसे होता है कि अभी आप व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, किसी ने कुछ बोल दिया, बात कह दिया, हर बात आप व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हर बात आप मैसेज में नहीं बोल सकते। किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया आपने मैसेज में, नहीं ऐसा नहीं होगा। हर बात को आप फ़ोन पे नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक रिकॉर्ड बनता है और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप में गवर्नमेंट को कोई ना कोई हानि पहुँचा सकता है। तो इसलिए, और कभी कभी आपने देखो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं अचानक अपनी DP भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये इसका भी एक रूल होता है कि नहीं बहुत हो गया, आप अपने DP हटाओ, नहीं लगाओगे ज़्यादा, क्यों लगाते हो इतना, या ये व्हाट्सअप स्टेटस में ऐसे क्यों लिखते हो। बहुत सारे रूल्स बनेंगे अब आपके, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे रूल्स भी बढ़ते जाते हैं, ठीक। तो आप, और जो होता ना, आपने अगर किसी IAS ऑफिसर को देखा हो और आप कहोगे यार पहले तो ये आदमी ठीक था, जब से IAS ऑफिसर बना है जब से बड़ा चेंज आ गया उसके बिहेवियर में, तो चेंज नहीं आता क्योंकि उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि अब वो सोशल लाइफ को जी नहीं सकता, उतने लेवल पर नहीं जी सकता, क्योंकि उसके ऊपर कोई, वो अकेला नहीं है, उसके ऊपर कम से कम कई हजार लोगों की जिम्मेदारी आ चुकी है। और कहीं ना कहीं उसके एक फैसले से, उसके एक गलत स्टेप से किसी की अगर
जान माल संपत्ति को नुकसान हो गया तो उसका हर्जाना कौन करेगा? ठीक है, तो बहुत कंट्रोल में रहना पड़ता है उसे, उसके खान हर चीज़ में कंट्रोल में रहना पड़ता है। कि मान लो कोई आपका कोई जानने वाला IAS अफसर वो चले उसका चाय पीने के लिए और पता लगा कि कोई बैठा हुआ है खुन्नस में कि इसकी तो जान ले लूँगा मैं अफसर की, और उन्होंने उसको टारगेट के गोली मारी, आप हट गए हो, आपके साथ जो तो बंदा निपट गया, आप तो बच गए। आपको वो मेरे साथ चाय पीना आया था तो ठीक है, तो बोले तो गवर्नमेंट बोले तो चाय पीने गया क्यों था बे? जब तेरे को ऑफिस में पूरी फैसिलिटी है, घर में तू गया क्यों चाय पीने? तेरे चक्कर में निपट गया, पर्सनल लाइफ खत्म। उसकी चाय पत्ती खत्म हो गई। पर्सनल लाइफ में भी देखो, जैसे कभी कभी होता है कि आपको मान लो मैरिज में जाना है, ठीक है, या आपको कहीं फंक्शन में जाना है और आप कहते हो भी आपको सरकारी गाड़ी लेके जाना है, तो ऐसा नहीं कि आपका रात चल रहा आपने सरकारी गाड़ी ले चलना, आप बकायदा नोट करोगे उसमें कि मैं सरकारी गाड़ी अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहा हूँ, इतने समय के लिए ले जा रहा हूँ और इस टाइम पर ले आ रहा हूँ, इस टाइम पर ला के दूँगा। पेट्रोल कौन बनवाएगा? आप पेट्रोल की बात नहीं होती यार, मतलब और लिखा जाएगा उसमें कि भैया आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ऊपर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप बनोगे। एक बारात सी तो आई ऐसी ले जाएगा अपने साथ हैं कहीं उसके गार्ड रहेंगे। तो भाई ऐसा नहीं कर सकता सिंगल जगह, इसलिए। और देखो जो ज़्यादा फेमस हो जाता है, ज़्यादा फेमस हो जाएगा उसके ऊपर और ज़्यादा सिक्योरिटी लादनी पड़ती है। तो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी ला देगी तो कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ रहा है ना गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट कहती है कि कंट्रोल में रहो, ज़्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ज़्यादा फेमस हो गए। और आजकल सोशल मीडिया है, मिनट में फेमस हो जाता बंदा, ठीक है। अब जैसे सर ये शुभम कुमार रैंक वाला है, तो ये तो फेमस हो गया, तो इस पे ज़्यादा लगेंगे रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शन सेम है सबके लिए, लेकिन अब जो ज़्यादा फेमस हो गया उसको सिक्योरिटी ज़्यादा देनी पड़ रही है। अब मान लो कि कोई इंसान है IAS ऑफिसर बन गया, उस IAS ऑफिसर बनने के बाद उसको दिमाग में डाल रखा है मेरे को क्राइम करना, मतलब 2 नंबर का कमाना है, पहले से उसके बैठा है, ठीक है। अब उसे पता है उसके पीछे 5-6 गार्ड लगे पड़े और वो 2 नंबर कैसे ले रहा, और गार्ड में किसी ने देख लिया इसने वीडियो और ठोक दी कंप्लेंट उसकी, अकेला अकेले तो गया उसका। तो इसलिए चाहता कि भाई ठीक है मैं बात खत्म हो गई, टेंशन नहीं चाहिए मुझे, चुपचाप रहेगा वो बंदा, ठीक है, तभी वो 2 नंबर कमा सकता है। ढिंडोरा पेटे क्या कमाएगा, वही करेगा। लेकिन जहाँ आपके पीछे 4-5 लोग हैं, खबर तो फैली जाती है वहाँ, तो कहाँ तक बचोगे? मान लो गार्ड है, वो जाके जिस आप कंपनी वाले से उसने लिया, वो जाकर उससे बात कर रहा है, और जी हमारे साथ यहाँ रोज आता है, किस लिए आते हो? कहा जी ये लेना है, हैं ये लेना है, हो गया काम आपका। तो पता नहीं किसे रोकोगे, ठीक है। और आप इतने पोस्ट बैठो कि आप गार्ड खड़े बोले यार तू मेरे साथ घूम चल, तू अंदर मीटिंग मेरे साथ चल, वो तो आपको होगा नहीं। गार्ड 5-6 घंटे बाहर बैठा तो कहीं तो सर मारेगा जाकर के वो ज़्यादा खुराफाती होता है। हाँ अच्छा साबित तो ये कर रहे हैं 4-5 घंटे हाँ। अब उसे क्या वो और क्या पता लगा कि उसको लगा अच्छा ये तो करप्शन कर रहा, पता लगा उसने आपके नाम पर रिश्वत लेना शुरू कर दी कि मैं ये काम करवा दूंगा, मेरे को इतना दे दो। हाँ, और आप तक पहुंच ही नहीं, आपका नाम बदनाम हो रहा है, फिर भी फंस जाओगे। आपसे पूरी बात है। हाँ, तो इसलिए जितना चुपचाप और शांत और कंट्रोल में रहो उतना बढ़िया है, मत ढिंडोरा पीटो, तभी आप जी सकते हो इज्जत से। वरना तो फिर आप बाहर निकले, आपके पीछे ये वो, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। और आपको अच्छा लगेगा कि आप अपनी वाइफ के साथ में या गर्लफ्रेंड में बाहर जाओ कहीं पे और वहाँ आपके गार्ड खड़े, आज ही पियो कॉफ़ी तो फिर यार पर्सनल लाइफ भी देख होती है ना, तो वो झंड हो जाएगी ज़िंदगी, मैं ये कहता हूँ उसमें। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो एम्प्लॉय होता है उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, साथ में हैं। वाइफ के साथ तो जा सकते हैं। हाँ वो तो जाओगे यार, वाइफ क्या जाओगे, फैमिली जाओगे, वो सब तो करो, सोशल लाइफ एंजॉय करना करो। लेकिन सोशल लाइफ असल में वो एंजॉय कर सकता है जो थोड़ा आराम से चले, फैले ना ज़्यादा, रायता ना फैलाया ज़्यादा पहले से, ठीक है। इसके बाद में एक है हाँ हवाबाज ना बने, एक है सेल, ठीक है। सेल या फिर इसको बोलते हैं एक प्रकार से सेल या परचेज करना, किसी भी रूप में सेल परचेज बोल दो तो वो चीज़ में चलते हैं, सेल परचेज करना किसी भी रूप में कॉन्ट्रैक्ट में। क्योंकि आप मान लो किसी चीज़, मान लो आपको किसी की भैंस पसंद आ गई और आपने कहा भाई बड़ी अच्छी भैंस है, बड़ी सुंदर भैंस है, मुझे दे दो। और उन्होंने बोला 2 लाख की भैंस है, कि ठीक है 50,000 एडवांस पकड़ो, बाकी इतने अमाउंट में इतने पैसे दूंगा और इसी तारीख पर दूंगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो यानी कि अब जो आप पेमेंट करो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करोगे। जैसे आप नॉर्मली कोई चीज़ फाइनेंस भी कराते हो, कोई भी इसेंशियल आइटम फाइनेंस आपने कराया और जा करके उसको क्या करते हो आप EMI बनवा लेते हो उसकी। आप कहते हो भाई डाउन पेमेंट इतनी कर रहा हूँ, इतनी EMI बन जाएगी, तो आप एक डेट डिसाइड कर दिए जाते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरह से कि आप इस तारीख पे आप इतने पैसा में दे दोगे,
तो आपका वो चलता था। तो इसे बोलते हैं सेल परचेज में भी काम आता है कॉन्ट्रैक्ट। साथ में काम आता है रेंट और लीज में। रेंट और लीज, क्या आप किसी से आप प्रॉपर्टी उसकी रेंट पे ले रहे हो, किसी भी टाइप का कोई भी चीज़ एक्वायर कर रहे हो जिसका आपको रेंट देना पड़े, ठीक है। मान लो आपने एक ओला ही बुक करी, तो आप क्या, आपने ओला बुक करी, तो आपने बुकिंग जो की है और आपने कहा भी मेरे को यहाँ से यहाँ तक लेकर चल, तो उसके बीच का आपका उतने समय का कॉन्ट्रैक्ट हो गया उससे एक तरह का छोटा सा। यहाँ पे इतने समय के लिए तू मेरे साथ है, मुझे वहाँ लेके जाएगा, इसके लिए मैं तो इतने पैसे दूंगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया छोटा सा। अगर आप मान लो ओला वाला बोले ओए उतर, 10 मिनट बाद गाड़ी से उतर नीचे, और आप बोले ऐसा क्या उतर भाई, ठीक है, तो आप फटाफट करो ना, कंपनी को फ़ोन करते हो, कस्टमर केयर करते हो, भैया ना ये कैसा उतर सकता है, तो कंपनी कहते नहीं आपको लेके जाएगा ये, हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि आपका उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका उतने समय के लिए कि उस कंपनी की ये चीज़ आपकी होगी उतने समय के लिए, आप उसके पैसे दे रहे हो उसे, ठीक है। तो ये होता है इसमें। एक इसमें चलता है जैसे आप उसको, इसके अंदर एक हो जाता है टॉर्ट। टॉर्ट का सब सुना, टॉर्ट समझाता हूँ ये क्या होता है। ये लॉ की उसमें आएगा और आपको तो पढ़ना है कि टॉर्ट क्या है। TORT, टॉर्ट कह लेते हैं, टॉर्ट्स कह लेते हैं कई बार ऐसे लगा करके इसमें। इसको बोलते हैं आप अपकृत्य हिंदी में। नहीं, ये तो टॉर्ट ही आपको लिखना है या अपकृत्य लिखना है, अभी बताता हूँ, समझाता हूँ इसको कि क्या होता है। इसमें आप बोलते हो एक प्रकार से डिफॉर्मेशन की बात करते हो, नेग्लिजेंसी या फिर मानहानि। हाँ, मान लो कि ऐसा हुआ कि आपने किसी से कोई सर्विस ली, सपोज ऐसा कर लेते हैं कि आपने कार ही रेंट पर हायर की और आपने कहा कि आपको जम्मू कश्मीर जाना है, और आपके बीच में आपने रेंट पर हायर की, उन्होंने आपने रूल बता दिए कि भी हमारी कार इतने बजे आपके पास आ जाएगी, इतनी आप सवारी अलाउड कर सकते हो। पता लगा आपने 5 लोगों के लिए बुक की है और आपने 7 लोग उसमें घुसेड़ दिए, ठीक है, तो पहले तो रूल लो आपने तोड़ दिया, ठीक है। फिर आपने बोला कि भाई हम तो नॉन AC में जाएंगे, और गारमेंट दो AC चला बे, बोले भाई ये क्या तरीका हुआ आपका, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट पहले होता है कि आप किस प्रकार की गाड़ी चाहते हो, कितने सीटर चाहते हो, कब जाओगे, कब आओगे, उसमें जो ड्राइवर होगा उसका खर्चा कितना दोगे, पर किलोमीटर कितना, तो सारे एग्रीमेंट हो गए। अब ऐसा एग्रीमेंट होने के बाद में मान लो कंपनी वाला अपनी बात से बदल जाए, आपको जाना था 8 बजे, कंपनी गाड़ी है 10 बजे लेना आपको, तो 2 घंटे तो आपका लॉस हो गया। फिर कंपनी का ड्राइवर कभी बीच में सो रहा है कि मैं सोऊंगा, मैं तो अभी नाश्ता करूंगा, आप लेट हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, उससे आपका या तो मनोरंजन का जो घूमना था आपको वो खराब हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ, या आपको कोई लॉस हुआ उससे, तो वो उसकी वजह से हुआ। यानी जो उसने कॉन्ट्रैक्ट हमसे किया था उस पर वो खरा नहीं उतरा, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से आपके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आई, ठीक है, और उसकी वजह से आप उस पर क्या करोगे, एक मानने के डाल सकते हो कि इसने एक काम गलत किया, इसने मेरी एक इज्जत या रेपुटेशन खराब कर दी सामने वाले के सामने, जिसकी वजह से मुझे इतने का लॉस हो गया, उसे कहते हैं मानहानि। या फिर कोई होता है इंसान कि किसी के ऊपर कोई झूठा केस डाल दे, कह रहे मैं इसको केस में फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। जैसे आपके ये इधर वाले कह रहे थे कि मेरे ऊपर भेज, मान लो एक नोटिस भेज देंगे हम, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। अब मान लो वो आ जाए और इससे मेरी इज्जत खराब हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं ठीक है, मैं उसके ऊपर मानने के ठोक दूंगा कि भाई मेरी इतनी रेपुटेशन खराब हुई तुम्हारे इस हरकत की वजह से, तो इस रेपुटेशन का आप इतना हर्जाना मुझे दो, ठीक है। तो कोर्ट कहेगा हाँ भी बात सही है, ठीक, देना पड़ेगा। माननीय केस में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, देना पड़ता है। सर कितना भी मांग सकते हैं, औकात देके, ऐसे नहीं आप उस पर डाल दो 1000 करोड़ रुपए का, वो क्या कैसी औकात है, टर्नओवर ही नहीं, ठीक है, टर्नओवर नहीं, इतना तो सोचोगे ना कि आप किस, आप अंबानी से मांगो आपकी 2000 करोड़ का हो गया, इसके चूरन है वो तो ले जा, लेकिन इससे तो 200 रुपये मांग लो आप, ये मर जाए, समझ रहे हो ना। तो देखना पड़ता है औकात कितनी है उसकी, लेकिन फिर भी इतना डाल सकते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को एनालिस कर लेंगे वो कि प्रॉपर्टी कितने की बनती है, इसके सारे ब्रांड जो भी है कितने का बनता है, उस हिसाब से आपको मानने का अमाउंट दिया जाएगा, डाल दो। उसका चाहे घर बार बिके और कुछ भी हो वो अलग बात है, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है इसमें भी, ठीक है। और पहल जब उधर जब होगी तब तो कुछ होगा ना, ऐसा थोड़ी मैं अपना ऑर्डर डालकर मानने डाल दूँ, बोलेगा मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो मानने किस बात की। दूसरा, जैसे मैंने शब्द बोला नेग्लिजेंसी का, नेग्लिजेंसी एक और केस में भी हो जाती है, जैसे कि मान लो कि घर में कोई छोटा बच्चा हो और वो मस्त, छोटा बच्चा तो एकदम मनमौजी होते हैं, खेल रहा है,
और वो खेलते खेलते ग्रिल के पास गया और उसने क्या किया, कोई पत्थर या ईंट कुछ भी उठाकर बारिश से नीचे फेंक दिया। हर बच्चे की आदत होती है कि छोटी मोटी चीज़ जो उनके हाथ में लगे, कुछ बड़ी चीज़ उन्होंने देखा वो पहले नीचे ही फेंकते हैं। उन्हें बड़ा जाता है फेंकने में कि मैंने फेंक दिया और हंसते हैं उसके बाद। और सोचो नीचे कोई बुढ़ऊ सो रहा था, उस पर ईंट पड़ी, ठीक है, उसका माथा फूट गया, ठीक है। अब बुढ़ऊ तिलमिला जाएगा ना, ये कौन बदतमीज है ये वो, और वो आ गया चढ़ करके। हाँ मतलब अब वो क्या करे, अब वो पहुंच गया और उसका सर्वर फाड़ दिया, खून अमखान लहू लुहान हो गया वो, ठीक है। अब वो चला गया घर पे, भैया पट्टी वट्टी करा का आ गया, डॉक्टर से पूरी रिपोर्ट बनवा लाया कि हाँ मेरे को किसी ने मारा, हानि बताइए, खूब रिपोर्ट बनवाया कि आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं तो घर बार बिकवा दूंगा, केस कर दूंगा इनके ऊपर। अब जब वो गया पुलिस स्टेशन गया, पुलिस वालों से घर आया, हाँ जी आपने ईंट मारी, और पता लगा आपके पास में कैमरे में लगे हुए थे बच्चों को देखने के लिए। उन्होंने कहा देखो जी आओ मैं दिखाता हूँ कि वो छोटा बच्चा था ग्रिल के पास खेल रहा था और इन्हें उठा कर ईंट फेंक नीचे, हम क्या करें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बच्चे के ऊपर क्रिमिनल केस बनता ही नहीं है कभी भी, ये ध्यान रखना। बच्चे के ऊपर, बच्चा किसी का चक्कू दे रहे पेट में, उसके अंतड़े बाहर निकाल ले तो भी उसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं बनेगा, क्या ये तो खेल खेल में कर दिया इन्होंने। हाँ खेल खेल में कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो हाँ, तो उसके बाद में बचा वो पेरेंट्स बचे। पेरेंट्स के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा मुद्दा आएगा, अगर आया तो वो है नेग्लिजेंस का, कि आपकी लापरवाही की वजह से किसी इंसान को चोट पहुँच गई, किसी इंसान को जान माल संपत्ति का नुकसान हो गया, आपकी लापरवाही से। आप क्या कर रहे थे, या तो वो ये कह सकता है हम उस टाइम अवेलेबल नहीं थे या फिर हमारी गलती है। तो अगर कोर्ट चाहे या पुलिस वाले चाहे तो छोटा सा एक जो मानहानि का है वो डाल करके छोटा मोटा एक जो उसका मलम पट्टे वो खर्चा डलवा सकते हैं, वरना उसके भी वो हकदार नहीं बनते। नेग्लिजेंसी का छोटा सा मामला बनता है, वरना कोई उसमें पनिशमेंट या किसी प्रकार सजा वजह ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है टोर्ट में, एक प्रकार का अलग सा कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता टाइप में चलता है। जो टोर्ट में बस यही है, टोर्ट में थोड़े डिफरेंट टाइप्स भी आते हैं, वो जब लॉ का वो पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हैं कोई दिक्कत नहीं, बच्चा किसी का सर फोड़ दे, नहीं पेरेंट्स पे कुछ नहीं आता, पेरेंट्स थोड़ी भरोसा मानने के लिए अपने बच्चे के लिए कि जो जो मेरे क्रिमिनल है मैं अपना बच्चे को बड़ा करते करते निपटवा दूंगा। हाँ देखो एक मूवी है, क्या नाम है, जैसे ये है ना, एक मूवी है मास्टर, देखिए साउथ की मूवी, उसमें यही दिखाया गया कि छोटे छोटे बच्चों से क्राइम करवाते हैं, किसी का मर्डर करवा दिया और बाल सुधा घर में पहुंच जाते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से, और जब तुम एम्बुलेंस में ड्राइवर बन जाओ, एम्बुलेंस के ड्राइवर को एक एक्सीडेंट अलाउड है, मर्डर अलाउड है, लेकिन वो भी उसके पीछे का टायर होना चाहिए, आगे का टायर से नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। बैलेंस कर, या तो ये कोई सामने तेरे हो तो तू एम्बुलेंस को 2 टायर पे उठा ले और फिर पीछे टायर को चला उसके ऊपर, अच्छा वो तेरी अलग बात है, ठीक है। हैं ये लड़का खतरनाक है थोड़ा सा, इसके इरादे नेक नहीं है, तो ठीक है। तो माता पिता पर जो मामला बनेगा वो नेग्लिजेंसी का ही मामला बन सकता है, बच्चे पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं बन सकता। तो यहाँ तक का समझ आया हिस्सा अभी तक, ठीक है। तो इसके बाद अब जो हमें किस्सा समझना है वो समझना है यूनिफॉर्म का, ये खत्म यहाँ तक मामला, ठीक है। समय कितना हो गया, अब ब्रेक ही दे रहा हूँ, ब्रेक के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ तो ठीक है।